हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पीसेट का जो 8th क्लास का हमारा होता है उसका एक पेपर देखेंगे। फिजिक्स सेक्शन का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और एकदम बेसिक लेवल पे आप अच्छे से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं पीसेट के जो फिजिक्स का पेपर है कैसा लेवल होता है, क्या होता है और किस तरीके से आएगा। जैसे सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है कि प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो प्रेशर होता है P बराबर वो कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, एरिया है 1/A, ठीक है ना। तो आपसे बोला गया है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, हमारा पहले का सरफेस एरिया, ठीक है ना। बहुत बेसिक लेवल पे होता है, इतना ज़्यादा नहीं आपको सोचना है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। दूसरा, एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान रखना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा है, जनरली आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक ना। एयर की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है और आप जानते हैं जैसे लिक्विड में आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जैसे जैसे वाटर में नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, ऊपर आने प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर भी कि जैसे जैसे आप, क्योंकि डेंसिटी एयर की कुछ ना कुछ होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो उसमें ही बोला गया एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है। तो सेकंड का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात, जैसे आपने देखा हो कई बार जब आप हाई पासेस पे जाते हैं माउंटेन्स पे, उसमें देखो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है कि ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लो डेंसिटी हो जाता है एकदम, ठीक ना। एयर प्रेशर एकदम कम होता है, जैसे एयर जो आपके ईयर जो है वो भी मतलब वो हो जाते हैं, ठीक है ना, पेन करने लग जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, तो ध्यान रखना वैसे आपको पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर ρgh होता है, ठीक है ना। तो आपसे बोला गया यहाँ पे कि लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, फिल करना है ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ कॉलम एंड ग्रेविटी तो फिक्स होता है कांस्टेंट एक तरीके से, ठीक ना। तो हमारा क्या देगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद इज ए सब्सटेंस दैट कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक ना। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप लुब्रिकेंट यूज कर लें। लुब्रिकेंट से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन हमारा है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, फोर्थ वाले में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 नंबर, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज, रखना जब किसी कोल को या वुडन उसको जो है एयर की एब्सेंस में आप जब उसको हीट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे लाइक इसको हम लोग जो कुछ जैसे वुड के या कोल से जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं, जैसे कोल तार हो गया, ठीक है ना, कोल गैस हो गया, कोल वगैरह बनाना हुआ, तो उसके लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंडर में आता है, ठीक ना। तो फिफ्थ का हमारा जो आएगा 5 नंबर का वो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर के। 6 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन एट पोजीशन ऑफ लेंस, ठीक ना। देखिए किसी भी लेंस जो हमारा आपका ये लेंस दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें आपको पता है कि फोकस पे ऑब्जेक्ट पे रखने पे कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। फोकस और 2f के बीच जब आप रखते हैं तो वो हमारा जो है इन्फिनिटी और 2f के बीच बनता है। जब आप 2f पे रखेंगे तो हमारा एग्जैक्टली जो इमेज है वो 2f पे बनेगा, सेम साइज रहेगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा। तो वही बोला गया है इन्वर्टेड होना चाहिए, रियल और सेम साइज होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए, उसके 2f पे होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 की बात करते हैं। 7 में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर is 1.5 सेंटीमीटर, what will be the total distance between the object and its image। ध्यान रखना प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा कि जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जितने डिस्टेंस पे हम किसको प्लेस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को
उतने ही डिस्टेंस पे, जैसे इन्होंने बोला गया है कि 1.5 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और इसके बाद बोला है कि इमेज कहाँ बनेगा, तो ध्यान रखना है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया आपने उतने ही डिस्टेंस पे दूसरी साइड में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे ये इमेज बन जाएगा। तो सोचो 1.5 ये, तो 1.5 ये बन जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना बनेगा, हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 7 का बी। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8th आपका है, द पॉल्यूटेंट इन वाटर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बैड टेस्ट, ऑफेंसिव ऑर्डर, ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं, अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा तो ऑब्वियस बात है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है उसका जो स्मेल है वो भी अलग हो जाएगा, बहुत अजीब हो जाएगा। तीसरा क्या, जैसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है तो उसमें कोई चीज़ आपका ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई भी एक्वेटिक चीज़ ग्रो नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया ऑल ऑफ द अबव, मीन्स 8th का जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या है, हायर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द। ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा, और मान लीजिए कि कोई दूसरा ऑसिलेशन है जिसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसे करके, ठीक है ना। उतने टाइम पीरियड में मान लीजिए इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो ये जो है ना, इसके स्रिडनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारा किस क्या डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर रखिए जो फ्रीक्वेंसी है जिसका ज़्यादा होगा उसका जो पिच है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो 9 का कौन सा करेक्ट आएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, टू हियर डिस्टिंक्ट इको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी। ध्यान रखना हमारे ईयर का जो मतलब डिस्टिंक्ट जो आपका हियरिंग का टाइम इंटरवल है वो हमारा 0.1 सेकेंड है, ठीक है ना। अगर जो है कोई भी साउंड 0.Δt=0.1 सेकेंड से पहले आ जाएगा तो आप उन दोनों साउंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मतलब ये जैसे आपने प्रोड्यूस किया वो साउंड सुनाई देगा और वो साउंड जा करके रिफ्लेक्ट होके पास आएगा, तो इन दोनों का जो इंटरवल होना चाहिए वो आपका 0.1 सेकंड का होना चाहिए, तभी आप अलग अलग सुन पाएंगे, डिस्टिंक्टली सुन पाएंगे। अदरवाइज आपके साउंड में जो रिफ्लेक्ट होके आकर ये साउंड वो मिक्स हो गया, उनको आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए छोटे रूम में कभी आप देखो उसमें इको नहीं होता, जब बहुत बड़ा स्पेस हो या जहाँ पे जगह हो जहाँ से साउंड जाने में और वापस आने में जो टाइम लगता है 0.1 सेकंड से ज़्यादा होगा, तब आपको प्रॉपर इको सुनाई देता है, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट हो हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई थिंक क्लियर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, हमें चार्जेस होने चाहिए, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयंस होने चाहिए तभी मूव करेगा, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl सॉल्यूशन है, तो NaCl सॉल्यूशन में क्या होता है, Na+ और Cl- में रहता है, तो ये आयंस अवेलेबल होते हैं। जब तक ध्यान रखना है आयंस अवेलेबल रहेंगे तब तक जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक ना। अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है किसी भी फॉर्म में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इसमें से अगर आपको तो वेजिटेबल्स आयंस जो होते हैं ये प्रॉपर वैसे होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो है किसी भी टाइप का कोई आयनाइजेशन नहीं आता है, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वेजिटेबल ऑयल्स में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग, ठीक ना। तो शाइनिंग के लिए आपको होता है कि क्रोमियम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये शाइनिंग में ज़्यादा काम आता है। तो जो हमारा 12 नंबर है उसका कौन सा है, क्या सी ऑप्शन। अब ये आपको जो है डायरेक्टली ऑप्शन याद ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 13 नंबर की बात करें तो 13 में आपको क्या दिया गया है, द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ, दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। आपने देखा होगा जैसे कभी आपने ट्रेवल किया हो बस से या ट्रेन से, तो जब आप दूर की तरफ देखें तो आपने देखा हो जब आप आगे जा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है हम रुके हैं, जो माउंटेन्स है या पेड़ वगैरह ट्री वगैरह कहाँ जा रहे हैं, पीछे रिवर्स में, जबकि वो नहीं जाते, हम आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको पता है कि जनरली हम मानते हैं कि हमारा जो सन है वो स्टैटिक है, ठीक है ना, वैसे नहीं है। यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में आप देखो तो वो भी मोशन में रहता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें रिस्पेक्ट में तो हम मानते हैं कि सन जो है वो रेस्ट में है, ठीक ना। तो उसके अराउंड अर्थ घूमता रहता है, सन के अराउंड कौन घूमता है, अर्थ घूमता है। लेकिन जब हम यहाँ से बैठ के देखते हैं सन को तो ऐसा लगता है वो मूव कर रहा है। इट मीन्स अगर हमारा जो सन अपीयर हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट,
इसका मतलब है कि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तभी उल्टा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आएगा? बी ऑप्शन। तो 13 का क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट 14, अर्थक्वेक दैट अकर्स बेनीथ ऑफ द ओशन फ्लोर कैन लीड्स टू। ध्यान रखना है, कोई भी अर्थक्वेक अगर ओशन में आएगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ वाटर है, वाटर का जो है जो उसमें क्या बोलते हैं वेव प्रोड्यूस होगा, और वो वेव जब मूव करेगा तो बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा? सुनामी। जनरली जो है अगर अर्थक्वेक जो है ओशन के फ्लोर में आएगा तो सुनामी बनता है, ठीक ना। तो 14th का कौन सा करेक्ट आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 की बात करें। दिस कॉज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन। आपको पता है कि ओजोन लेयर हमारा जो O3 होता है ये एक्चुअल में CFC आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके साथ जब ओजोन और ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, ध्यान रखना लाइट तो हमारे पास बहुत सारी आती है, इंफ्रारेड भी आता है, अल्ट्रावायलेट आता है, विजिबल आता है, सारे रेडिएशंस आते हैं सन से, लेकिन जो मेन कॉज है ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब O3 और CFC से टकराता है तो ये O2 में ऑक्सीजन में प्लस वही क्लोरीन और सब चीज़ों में जो है आपका स्प्लिट हो जाता है, ठीक ना। और भी कंपोनेंट है बट मेन बता रहे हैं कि ये CFC जो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो मेन यहाँ पे कौन कॉज कर रहा है? यूवी रेडिएशन जो होता है वो हमारा कन्वर्ट कर देता है इन चीज़ों को। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट आएगा इसमें 15 वाले में? तो 15 का आंसर क्या है? बी है, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही। आई होप चीज़ें आसान है, ऐसे ही पेपर आते हैं जनरली, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू।